हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि एनआरआईज फंड्स की स्कीम में रेमिट कर सकते हैं। नॉर्मली जब फंड्स बाहर भेजने की बात आती है, इंडिया से बाहर रेमिट करने की बात आती है, रिपाट्रिएट करने की बात आती है, तो सबसे पहले दिमाग में आता है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, एलआरएस। लेकिन ये स्कीम केवल रेजिडेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल है, नॉन रेजिडेंट के लिए स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। उसके लिए फेमा में ऑलरेडी सन 2003 से एक स्कीम है, $1 मिलियन स्कीम, जो टाइम टू टाइम मॉडिफाई हुई है। उस $1 मिलियन स्कीम के अंदर आप इंडिया से बाहर फंड्स रेमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जानते हैं आज $1 मिलियन स्कीम के बारे में। $1 मिलियन स्कीम के अंदर आप इंडिया से बाहर पैसे फंड्स भेज सकते हैं। ये स्कीम एप्लीकेबल है नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस के लिए, पीआईओज के लिए एंड इवन फॉरेन नेशनल्स के लिए। ये स्कीम रेजिडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर रेजिडेंट्स को फंड्स बाहर भेजने हैं तो दे हैव टू गो फॉर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ओनली। कौन से फंड्स या कौन से एसेट्स एनआरआईज इस स्कीम के अंदर रिपाट्रिएट कर सकते हैं? जो एनआरआईज या पीआईओज, दे कैन रिपाट्रिएट assets in India. It can include immovable properties, shares, securities, insurance policies, superannuation benefits, PF balances. जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो कौन से फंड्स रिपाट्रिएट कर सकते हैं? जो भी फॉरेन नेशनल ने इनकम अर्न करी हो या असेट्स इकट्ठे करे हो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, वो फंड्स को रिपाट्रिएट कर सकते हैं। सेकेंडली, कुछ उन्होंने इनहेरिट किया हो इंडिया में। थर्डली, अगर उनका स्पाउस इंडियन सिटीजन और इंडियन रेजिडेंट था and after his or her expiry, the foreign national, being a widow or widower, can remit the sale proceeds of those assets to its destination. तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि एनआरआई पीआईओ के लिए कौन से एसेट्स हैं जो कि वो रिपाट्रिएट कर सकते हैं, और फॉरेन नेशनल के लिए कौन से एसेट्स हैं जो वो रिपाट्रिएट कर सकते हैं। तो जानते हैं कि कौन से फंड्स या एसेट्स आप रिपाट्रिएट नहीं कर सकते, फ्रीली रिपाट्रिएट नहीं कर सकते अंडर दिस स्कीम। जो भी आपने फंड्स या एसेट्स एक्वायर किए इंडिया में इन वायलेशन ऑफ द फेमा प्रोविजंस, वो आप रिपाट्रिएट नहीं कर सकते। इट कैन बी लॉटरी विनिंग्स, विंडफॉल गेन्स फ्रॉम बैटिंग, और any agricultural land acquired, agricultural land, plantations, farmhouses, these are prohibited to be acquired by NRI. लेकिन being an NRI वो आप एक्वायर कर देते हैं, then sale proceeds to those assets also cannot be repatriated under this scheme. लेकिन एग्रीकल्चर लैंड आप इनहेरिट कर सकते हैं, उसकी सेल प्रोसीड्स आप रिपाट्रिएट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड या प्लांटेशन या फार्म हाउस अगर आपने पहले एक्वायर किया था बीइंग अ रेजिडेंट एंड सब्सिक्वेंटली आपका स्टेटस नॉन रेजिडेंट हो जाता है, तब भी आप उसकी प्रोसीड्स को फ्रीली रिपाट्रिएट कर सकते हैं अंडर दिस स्कीम। आप किसी और एनआरआई अकाउंट से अपने एनआरआई अकाउंट के अंदर फंड्स डालते हैं, दोज फंड्स आर आल्सो नॉन रिपाट्रिएबल। वो फंड्स इंडियन फंड से ही आने चाहिए, ना कि किसी एनआरआई अकाउंट से। बोरिंग्स आप रिपाट्रिएट नहीं कर सकते। सपोज आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में है और आपने उसके अगेंस्ट में कोई लोन लिया है और उस लोन को आप रिपाट्रिएट करना चाहते हैं, तो डेट इज प्रोहिबिटेड, डेट इज नॉट अलाउड। और आपकी क्या आप गिफ्ट को बाहर रेमिट कर सकते हैं? आपको कोई गिफ्ट मिलता है इंडिया के अंदर, तो क्या स्कीम के अंदर आप रेमिट कर सकते हो बाहर? तो फ्रेंड्स, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव कैन बी रेमिटेड अंडर दिस स्कीम। गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव कैन नॉट बी रेमिटेड। अगर कोई नॉन रिलेटिव से आपको गिफ्ट मिलता है, रिलेटिव कौन है? जो कि सेक्शन 277 और दिस कंपनी एक्ट में डिफाइन किए गए हैं, वही रिलेटिव के लिए डेफिनेशन में काउंट होंगे फॉर द पर्पस ऑफ फेमा। तो अगर उस डेफिनेशन के बाद किसी पर्सन ने आपको गिफ्ट दिया है, तो वो आप इस स्कीम के अंदर रेमिट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स,
इस स्कीम के अलावा आपके जो फंड्स हैं, सपोज आपके एनआरई अकाउंट में है, एफसी एनआरई अकाउंट में है, वो आपके फंड्स फ्रीली रिपार्टेबल हैं, वो स्कीम के $1 मिलियन के लिमिट में नहीं आते। सेकेंडली, आपने कोई करंट इनकम अर्न करी है लाइक रेंट ऑन प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, वो भी स्कीम के अंडर नहीं आते, वो आउटसाइड ऑफ दैट लिमिट है, $1 मिलियन के बाहर है। थर्डली, आपने कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर की है इंडिया में या कोई एसेट एक्वायर किया आउट ऑफ द फॉरेन फंड्स, तो टू द एक्सटेंट ऑफ दोज फंड्स रेमिटेड इन इंडिया, वो आप फ्रीली रिपार्टेड कर सकते हैं टू सेटिस्फेक्शन ऑफ द ऑथराइज्ड डीलर। अब फ्रेंड्स बात करते हैं टीसीएस की। आपने 1 अक्टूबर 2020 से सुना होगा कि कोई भी आप फंड्स इंडिया से बाहर भेजते हैं तो उससे 5% टीसीएस लगेगा इफ रेमिटेंस इज मोर देन 7 lakhs इन अ ईयर। लेकिन ये जो स्कीम है केवल रेजिडेंट पे एप्लीकेबल है, ये नॉन रेजिडेंट पे एप्लीकेबल नहीं है। तो फ्रेंड, इस स्कीम के अंदर रेमिट करने के दौरान आपको कोई भी टीसीएस देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बैंक चार्जेस या फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस, यही कॉस्ट आपके ऊपर आएगी। फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं आपको फॉरेन फंड्स भेजने के लिए? एक तो आपको फेमा में डिक्लेरेशन देनी होती है, फॉर्म A2 फाइल करना होता है, आपको पर्पस कोड मेंशन करना होता है। नॉर्मली पर्पस कोड जो मैंने देखा है S1301 नॉर्मली यूज़ करते हैं, जो कि पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ फैमिली और रिलेटिव्स और सेविंग्स के लिए होता है। इसके अंदर टैक्स पेबल नहीं होता। लेकिन तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या प्रोसीजर रिक्वायरमेंट है फंड्स बाहर भेजने के लिए। एक तो आपको फेमा के अंदर फॉर्म A2 भरना होता है आरबीआई कंप्लायंसेस के लिए। डिक्लेरेशन देनी होती है कि ये फंड्स जो है किसी और एनआरआई अकाउंट से नहीं आए, बोरोड फंड्स नहीं है, कोई भी फेमा वायलेशन नहीं है। पर्पस कोड मेंशन करना होता है। पर्पस कोड में नॉर्मली S1301 एक पर्पस कोड है जो काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है कि रेमिटेंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ फैमिली एंड सेविंग्स, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या जो भी आपका पर्पस है उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको फॉर्म 15CA भरना होता है, जिसके अंदर आप डिक्लेयर करते हैं कि जो आपने फंड्स रेमिट कर रहे हैं दैट इज टैक्स पेड और फ्री ऑफ टैक्स, या ये इनकम टैक्स एक्ट के रेगुलेशन से कंप्लायंस में है। 15CB फॉर्म आपका CA सर्टिफाई करता है कि जो आप 15CA में कह रहे हैं वो सही है और आपने जो प्रॉपर टैक्स पे कर दिया है, या फिर ये जो फंड्स हैं दीज आर नॉट लायबल टू टैक्स। इन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आप फंड्स बाद रेमिट कर सकते हैं।